यूपी बोर्ड के संस्कृत पढ़ने वाले आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं अनुवाद के अंतर्गत कर्मकारक एवं द्वितीया विभक्ति। बच्चों, तीसरे भाग तक हम लोगों ने उपपद विभक्ति के रूप में द्वितीया विभक्ति के प्रयोग का पहला नियम दुह याच आदि 16 धातुओं के योग वाला अकथितम च पढ़ा। आइए अब इस चौथे भाग में हम लोग पढ़ते हैं उपपद विभक्ति के रूप में द्वितीया विभक्ति के शेष नियमों को। बच्चों, द्वितीया विभक्ति के उपपद विभक्ति के रूप में दूसरा नियम है, गमनार्थक धातु के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, अर्थात वाक्य में जहाँ जाना अथवा न जाना कहा गया हो उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। इस नियम को आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे वह घर जा रहा है, यहाँ पर जाने की क्रिया का योग घर के साथ है। कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है, तो घर में प्रस्तुत नियम के अनुसार द्वितीया विभक्ति होगी और आपका अनुवाद होगा सह गृहम गच्छति। दूसरा उदाहरण देख लें, तुम विद्यालय क्यों नहीं गए? यहाँ पर कहाँ नहीं जाने की बात कही गई? विद्यालय। कहाँ नहीं गए? विद्यालय। तो यहाँ पर विद्यालय में द्वितीया विभक्ति हो जाएगी नियम के अनुसार और आपका अनुवाद होगा त्वम विद्यालयम कथम न अगच्छः, क्योंकि यह लंग लकार का वाक्य है, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया अगच्छः होगी। इस प्रकार से त्वम विद्यालयम कथम न अगच्छः। मैं बाजार जाऊंगा, यहाँ पर कहाँ जाऊंगा? बाजार। बाजार के साथ जाने की क्रिया का योग बन रहा है, इसलिए बाजार में नियम के अनुसार द्वितीया विभक्ति होगी और अनुवाद आपका हो जाएगा अहम आपणम गमिष्यामि। चौथा उदाहरण देखें, लड़कियों को गांव जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? गांव। जाने की क्रिया का योग किसके साथ है? गांव के साथ। तो गांव में नियम 2 के अनुसार द्वितीया विभक्ति होगी और आपका अनुवाद हो जाएगा बालिका ग्रामम गच्छेयुः। इसी प्रकार एक और उदाहरण देख लें, आज लोग शहर जा रहे हैं। लोग कहाँ जा रहे हैं? शहर, इसलिए शहर में द्वितीया विभक्ति होगी और अनुवाद हो जाएगा आद्य लोग बहुवचन है, इसलिए जनाः, और शहर में द्वितीया हो जाएगी नियम के अनुसार नगरम, और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, तो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया गम धातु में गच्छन्ति, अनुवाद हो जाएगा आद्य जनाः नगरम गच्छन्ति, आज लोग शहर जा रहे हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि घर, विद्यालय, बाजार, गांव, शहर, इनके साथ में जाने की क्रिया का योग है, इसलिए नियम 2 के अनुसार द्वितीया विभक्ति का विधान हुआ और द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करके अनुवाद किया गया गृहम विद्यालयम आपणम ग्रामम नगरम। इस प्रकार से अन्य वाक्यों के विषय में भी हम समझ लें कि जिस किसी भी वाक्य में जाने की क्रिया का योग जिसके साथ होगा उसमें द्वितीया विभक्ति लगाई जाएगी। एक बात का ध्यान रखें कि जब किसी अव्यय पद के साथ जाने की क्रिया का योग हो, जैसे अत्र तत्र कुत्र यत्र यदा कदा आदि अव्यय पद के साथ जाने की क्रिया का योग हो, तो वहाँ द्वितीया विभक्ति नहीं होगी, क्योंकि अव्यय पद का रूप नहीं बदलता है, उसका प्रयोग सर्वथा उसी रूप में होता है। उदाहरण देख लें, मोहनः कुत्र गच्छति, मोहन कहाँ जा रहा है? यहाँ जाने की क्रिया का योग पुत्र के साथ है। सह तत्र गमिष्यति, वह वहाँ जाएगा, यहाँ जाने की क्रिया का योग तत्र के साथ है, किंतु ये दोनों अव्यय पद हैं, इसलिए इनका प्रयोग वाक्यों में ज्यों का त्यों होता है, इसका ध्यान विशेष रूप से रखें। अगला नियम है अधिसिंह स्थासा कर्म, अर्थात
सींग सी सोना, अस्था बैठना या ठहरना, और आस बैठना, इन धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है, और कर्म संज्ञा होने से उसमें द्वितीया विभक्ति हो जाती है। जैसे मुनि शिला पर सोता है, यहाँ पर मुनि शिला पर, यह पर अधिकरण कारक का चिन्ह है, शिला अधिकरण होगा। किंतु यदि शेते शीन धातु है, अगर इसमें अधि उपसर्ग लग जाए, जैसे अधिशेते, तो यहाँ पर शिलायाम के स्थान पर शिलाम द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, और अनुवाद होगा मुनिः शिलाम अधिशेते। इसमें जो शिलाम में द्वितीया विभक्ति हुई है, अधि उपसर्ग सिंह धातु में लगने के कारण। इसी प्रकार देखें, राजा सिंहासन पर बैठता है, यहाँ पर अस्था धातु है और उसमें अधि उपसर्ग लगा दें, अधितिष्ठति, तब यहाँ सिंहासने के स्थान पर सिंहासनम, राजा सिंहासनम अधितिष्ठति। हरि वैकुंठ में बैठते हैं, यहाँ पर वैकुंठ में, यह सामान्य तौर पर में अधिकरण का चिन्ह है, किंतु यदि आस धातु में अधि उपसर्ग लगा हो अध्यास्ते, तो यहाँ पर वैकुंठे न होकर वैकुंठम और हो जाएगा हरिह वैकुंठम अध्यास्ते, हरि वैकुंठ में बैठते हैं। तो इन उदाहरणों में हम देखें कि यदि सिंह, अस्था या आस धातुओं के पहले अधि उपसर्ग लगा रहे तो उसका आधार कर्म संज्ञक हो जाएगा शिला, सिंहासन, वैकुंठ, और उसमें द्वितीया विभक्ति होगी। यह नियम हमारा ये कहता है। और यदि अधि उपसर्ग न लगे तो वह अधिकरण ही रहेगा और उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे राम आसन पर बैठता है, अगर इसमें हम अधि उपसर्ग न लगाएं, केवल अस्था धातु का रूप तिष्ठत, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति का ही प्रयोग करें, तो राम प्रथम पुरुष एक वचन है, तिष्ठति होगा, और तब यहाँ आसन पर यह अधिकरण कारक होगा और इसमें सप्तमी विभक्ति होगी आसने, रामः आसने तिष्ठति। तो इस प्रकार आप समझें कि यदि सिंह, अस्था और आस इन धातुओं के पहले अधि उपसर्ग लगा रहे तभी उनका आधार कर्म संज्ञक होगा और उसमें द्वितीया विभक्ति होगी, और यदि अधि उपसर्ग नहीं लगा है तो वो अधिकरण होकर के उनमें सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग होगा, जैसा कि हम उदाहरणों में देखें। बच्चों, अगला नियम देखें, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। अर्थात अभितः माने दोनों ओर, परितः चारों ओर, समया समीप, निक्सा निकट या पास, हा धिक्कार, एवं प्रति की ओर के योग में, अर्थात इनसे जिन पदों का योग हो उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। आइए उदाहरणों के माध्यम से समझें। जैसे गांव के दोनों ओर पेड़ हैं, यहाँ पर दोनों ओर अभितः दोनों ओर आया है, इसका किसके साथ योग है? गांव के। किसके दोनों ओर? गांव के। तो यहाँ पर गांव के संबंध न होकर के यहाँ द्वितीया विभक्ति होगी और आपका अनुवाद होगा ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। इसी प्रकार विद्यालय के चारों ओर घर हैं, यहाँ पर चारों ओर परितः का योग होने के कारण प्रस्तुत सूत्र के अनुसार विद्यालय में द्वितीया विभक्ति होगी और अनुवाद होगा विद्यालयम परितः गृहाणि सन्ति। तीसरा देखें, गांव के समीप एक विद्यालय है। किसके समीप है? गांव के है। समीप का योग गांव से है, इसलिए गांव में द्वितीया विभक्ति होगी और होगा ग्रामम समया एकः विद्यालयः अस्ति। अब विद्यालय में प्रथमा विभक्ति होगी। हम लोग प्रथमा विभक्ति में पढ़े, किसी संज्ञा को वाक्य में प्रयोग करने के लिए उसमें प्रथमा विभक्ति आती है
और विद्यालय का विशेषण एक है, इसलिए एक में भी प्रथमा विभक्ति होगी, एकः विद्यालयः अस्ति। चौथा देखें, राम तुम्हें धिक्कार है। यहाँ धिक्कार के अर्थ में हा का प्रयोग होता है और हा का योग जिसके साथ होगा, यहाँ राम के साथ है, उसमें द्वितीया विभक्ति होगी और राम में द्वितीया विभक्ति हो करके अनुवाद होगा हा रामम या रामम हा। तो यहाँ हम लिखेंगे हा रामम, राम तुम्हें धिक्कार है। वह मेरी ओर आ रहा है। यहाँ पर ओर आया है, ओर होता है प्रति, प्रति माने की ओर, तो मेरी ओर किसकी ओर है, मेरी, तो यहाँ पर मुझ यानी मैं अस्मद का रूप है, इसमें द्वितीया विभक्ति हो जाएगी प्रस्तुत नियम के अनुसार, चूंकि प्रति का योग है इसलिए अस्मद का द्वितीया एक वचन में रूप होता है माम, तो अनुवाद होगा वह सह मेरी ओर माम प्रति आगच्छति। चूंकि गम धातु में आ उपसर्ग लगाने से जाने के बजाय आना हो जाता है और लट लकार का वाक्य है, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आगच्छति, अनुवाद हो जाएगा आपका सह माम प्रति आगच्छति, वह मेरी ओर आ रहा है। रीना घर की तरफ गई, यहाँ गई लंग लकार है, इसको याद रखें। किसकी तरफ गई, घर की तरफ गई, तो यहाँ पर घर का योग प्रति से है, तो घर यहाँ पर द्वितीया विभक्ति में होगा और अनुवाद होगा रीना गृहम प्रति अगच्छत, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन गम धातु में अगच्छत। रीना घर की तरफ गई या घर की ओर गई, रीना गृहम प्रति अगच्छत। तो बच्चों इस प्रकार ये याद रखें कि दोनों ओर, चारों ओर, समीप, निकट, धिक्कार या की ओर का योग वाक्य में हो तो जिस शब्द के साथ उसका योग हो उसमें द्वितीया विभक्ति होगी, और इस प्रकार से वाक्यों के प्रयोग के अनुसार समझें। इसी प्रकार अन्य वाक्यों में भी इसको समझ लें, जैसे यहाँ गांव, विद्यालय, गांव और राम, मेरी, घर, इनमें द्वितीया विभक्ति हुई है। इन शब्दों के अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा और प्रति के योग के कारण इसी प्रकार अन्य वाक्यों में भी इनके योग में द्वितीया विभक्ति होगी, ऐसा आप लोग भली प्रकार से समझ लें।